दोस्तों आज हम हमारे द नॉलेज के इस वीडियो में ब्रह्मांड की एक ऐसी गुत्थी से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपके करीब हर सवाल का जवाब देगी। आज हम जानने वाले हैं ब्रह्मांड के सबसे दुर्गम और सबसे कीमती सब्सटेंस के बारे में, जिसे कहा जाता है एंटी मैटर। लेकिन एंटी मैटर को समझने के लिए चलिए पहले मैटर के बारे में जानते हैं। इस ब्रह्मांड में जो कोई भी चीज आपके आसपास दिख रही है, ये आप, मैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ग्रह, तारे, निहारिकाएं, आकाशगंगाएं, सूरज, पृथ्वी, सब कुछ मैटर से बना है। यानी कि जो कोई भी चीज जिसमें मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो सारी चीजें मैटर है। अब ये जो मैटर होता है, जो ये सारी चीजें बनाता है, वो मिलकर बना होता है एटम से। अब दोस्तों ये एटम क्या होता है? तो फ्रेंड्स, एटम किसी भी चीज का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, यानी कि ये एटम ही मिलकर दुनिया की विविध चीजें बनाते हैं। लेकिन इस एटम पर बात खत्म नहीं हो जाती है। इस एटम के अंदर भी एक दुनिया है जिसे सब एटॉमिक दुनिया कहते हैं, और ये एटम भी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब समझे दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल मिलकर एक एटम यानी कि अणु का निर्माण करते हैं, और जगत की सारी चीजें इन्हीं अणुओं से बनी होती है। तो अब आपके सवाल का जवाब कि तो फिर एंटी मैटर क्या होता है? तो फ्रेंड्स, एंटी मैटर और कुछ नहीं, बस मैटर का ऑपोजिट होता है। जी हाँ, एंटी मैटर कुछ खास नहीं, बस वो एक प्रकार का मैटर ही है, लेकिन वो हमारे आम मैटर से ऑपोजिट है, हमारे आम अणु से विरुद्ध है। अब ये ऑपोजिट का मतलब क्या? तो फ्रेंड्स, हमारे आम मैटर में जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं। और एटम का स्ट्रक्चर जो होता है, उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होते हैं और उसके अराउंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एंटी मैटर्स की, तो उसका जो न्यूक्लियस है, उसकी जो नाभि है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और उसके अराउंड जो रिवॉल्व करते हैं वो पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए उन्हें पॉजिट्रॉन्स कहते हैं। जैसे ही हमारा आम मैटर होता है और उसके अंदर की भीतरी दुनिया होती है, ठीक वैसी ही ऑपोजिट दुनिया एंटी मैटर की होती है। यानी कि एंटी मैटर्स के न्यूक्लियस यानी कि उसके सेंटर के आसपास घूमने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल को आप आम भाषा में एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन या एंटी इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ऑपोजिट हो जाता है। ऐसे मानो जैसे एक एंटी एटम आम एटम का मिरर होता है, और इसीलिए इस एंटी एटम से बनने वाली चीजें भी एंटी मैटर बनाती है, और वो एंटी मैटर एक एंटी यूनिवर्स बनाता है, जो हमारे यूनिवर्स का मिरर यूनिवर्स यानी कि ऑपोजिट यूनिवर्स हो सकता है। अब सोचिए, हमारे नॉर्मल मैटर की दुनिया अगर ऐसी है, तो एंटी मैटर की दुनिया कैसी होगी? तो फ्रेंड्स, एंटी मैटर की दुनिया भी कुछ खास नहीं, हमारी दुनिया से उल्टी होगी। उसका एक मिरर होगा, उसका मानो एक प्रतिरूप होगा। उसके ग्रह, तारे और निहारिकाएं भी हमसे ऑपोजिट होगी। जी हाँ दोस्तों, इस तरह एंटी मैटर की भी एक दुनिया हो सकती है, लेकिन दिक्कत यह है कि एंटी मैटर आम मैटर से मिल नहीं सकता, यानी कि वो दुनिया आम दुनिया से कतई मिल नहीं सकती है। अगर दोस्तों आम मैटर के साथ एंटी मैटर इंटरैक्ट करता है, तो फिर प्रचंड मात्रा में धमाका होगा और दोनों मैटर के मॉलिक्यूल्स खुद को खत्म कर देंगे और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इससे बहुत ही ज्यादा प्रचंड मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, और इसे हम एनर्जी मास इक्विवेलेंट यानी कि E=mc² से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अभी दोस्तों यहां तक बात आपके समझ आ गई। मैटर और एंटी मैटर कभी भी आपस में इंटरैक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वहां पर बहुत ही बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजन होगा, और इस एक्सप्लोजन से एनर्जी रिलीज होगी। इसलिए दोस्तों आप समझ लो कि जहां पर मैटर है वहां पर एंटी मैटर नहीं होगा, और जहां पर एंटी मैटर है वहां पर मैटर नहीं होगा। बात करें एंटी मैटर की प्रॉपर्टीज की, तो जो कुछ भी आम मैटर में प्रॉपर्टीज होती है, सेम वैसे ही प्रॉपर्टीज एंटी मैटर में भी होती है। बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एंटी मैटर की जो कुछ भी प्रॉपर्टीज होगी वो मैटर की ऑपोजिट होगी, क्योंकि आम मैटर एटम से मिलकर बना होता है और एंटी मैटर एंटी एटम से मिलकर बना होता है। अब फ्रेंड्स बात कर ले डार्क मैटर की, तो डार्क मैटर यहां पर एक अलग ही चीज है, वो एक अलग ही माया है। डार्क मैटर ना तो एंटी मैटर है और ना ही मैटर,
और डार्क मैटर को डार्क मैटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो इनविजिबल है। और डार्क मैटर थियोरेटिकली प्रूव हुआ है, लेकिन वास्तव में अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। यानी कि डार्क मैटर एक थियरी है, हालांकि गुंजाइश तो यही है कि इसका अस्तित्व होगा। देखिए दोस्तों, डार्क मैटर को भले ही हमने अभी तक डिस्कवर ना किया हो, लेकिन एंटी मैटर को हमने डिस्कवर किया है और उसे पार्टिकल एक्सेलरेटर में ऑब्जर्व भी किया है। डार्क मैटर हमारे यूनिवर्स के जो आम मैटर्स है, जो रेगुलर मैटर्स है, उससे कई गुना ज्यादा मात्रा में मौजूद है। लेकिन एंटी मैटर इस यूनिवर्स में बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है और इसे अगर क्रिएट करना हो, जनरेट करना हो, तो हमें इनक्रेडिबल एनर्जी चाहिए और इसीलिए ये दुनिया का सबसे महंगा सब्सटेंस है। एंटी मैटर महंगा इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही रेयर है और हमारे दृश्य ब्रह्मांड में तो ये दूर दूर तक हमें देखने को नहीं मिला। हालांकि हमने प्रयोगशाला में इसको बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे ही लेकिन क्रिएट जरूर किया है। और इसलिए अगर ये है तो इस ब्रह्मांड में इतना कम कैसे हो सकता है? और इस बात का बस एक ही जवाब हो सकता है कि बिग बैंग जब हुआ तो उसके बाद मैटर विपुल मात्रा में रिलीज हुए, यानी कि मैटर का सर्जन ज्यादातर हुआ और एंटी मैटर बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही कम मात्रा में रिलीज हुआ। लेकिन कुदरत आखिर ऐसा कैसे कर सकती है? कैसे कुदरत आम मैटर के कंपैरिजन में एंटी मैटर को इतना कम बना सकती है? क्योंकि प्रकृति कभी पक्षपात नहीं करती है। क्या हमसे दूर दिखने वाली ब्रह्मांड की कई और जगहें एंटी मैटर से तो नहीं बनी? क्योंकि ये दूर बसे ब्रह्मांड के और विस्तार हमें जिस परिस्थिति में दिखते हैं, वो अगर एंटी मैटर से बने मिरर फॉर्म में भी हो तो हम उसे पकड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि आखिर हम किसी मिरर इमेज को देखकर कैसे कह सकते हैं कि ये मिरर इमेज है या नहीं? हालांकि हमें यह पता है कि हम और हमारी पृथ्वी आम मैटर से बने हैं। इंसान चांद पर भी कदम रखाया है और चांद भी आम मैटर से ही बना है, क्योंकि अगर वो एंटी मैटर से बना होता तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और चांद का बड़ा एक भाग दोनों ही मैटर पल में खत्म हो जाते। अगर इससे आगे भी जाए तो हमारे सोलर सिस्टम के अन्य पिंड भी आम मैटर से ही बने हैं, क्योंकि सूर्य से निकलने वाले सोल विंड पूरे सूर्यमंडल में पहुंचते हैं और वो विंड आम मैटर से बने हैं। और अगर सौरमंडल में कोई और चीज एंटी मैटर से बनी होती तो वो भी विस्फोट होकर नष्ट हो चुकी होती। हालांकि दूर कोई गैलेक्सी एंटी मैटर से बनी हो, ऐसा एक विचार आपके मन में जन्म ले सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे दृश्य ब्रह्मांड में बड़े प्रमाण में एंटी मैटर का पाया जाना या एंटी मैटर से बनी चीजों का, उसके पिंडों का भी पाया जाना नामुमकिन है, क्योंकि जैसे ही ये हमारे ब्रह्मांड के आम मैटर के संपर्क में आता, वह तहस नहस हो जाता, क्योंकि दोनों ही मैटर एक दूसरे को इक्वली अपने आप में ही खत्म कर देते और वो सारा मटेरियल एनर्जी में परिवर्तित हो जाता। पर ऐसा है नहीं। हमारा दृश्य ब्रह्मांड मौजूद है, हमारे सूरज, हमारे ग्रह, तारे, इन सब का अस्तित्व है, यानी कि हमारे आसपास बहुत बड़ी तादाद में एंटी मैटर नहीं है। लेकिन अगर दृश्य ब्रह्मांड में मैटर के ही जितना एंटी मैटर नहीं है तो ब्रह्मांड की सिमिट्री का क्या? दोस्तों, सिमिट्री यानी कि समानता। कुदरत ने इस ब्रह्मांड को बनाने में समानता हर जगह पर इक्वली रखी है और इस सिमिट्री के कारण ही ब्रह्मांड बैलेंस में है। सर्जनहार ने लगभग सभी चीजों में सिमिट्री के इस नियम का ध्यान रखा है। कुदरत ने हमारी पृथ्वी पर जब उत्तर ध्रुव बनाया तो उसका एंटी ध्रुव यानी कि दक्षिण ध्रुव भी बनाया, ताकि एनर्जी दोनों ध्रुवों पर बरकरार रहे। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में सर्जनहार ने जितने ही पॉजिटिव चार्ज बनाए उतने ही एंटी पॉजिटिव चार्ज यानी कि नेगेटिव चार्ज भी बनाए। दुनिया की हर एक कृति की प्रकृति उससे रिवर्स है। जीवों में भी प्रकृति ने नर के सामने मादा बनाई और ऐसे प्रकृति ने दोनों तराजुओं को समान बनाया, समान रखा, और इसी को ही समप्रमाण यानी कि सिमिट्री कहते हैं। प्रकृति ने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एक अणु भी बनाया और उस अणु का प्रतिरूप यानी कि एंटी एटम हमने खोज भी लिया। प्रकृति ने यहाँ तक
सिमिट्री को बनाए रखा है। पर आखिर में एंटी मैटर के केस में सिमिट्री का तकाजा आखिरकार इम्बैलेंस कैसे हो गया? क्योंकि इस ब्रह्मांड का जन्म अगर बिग बैंग से हुआ है और इस बिग बैंग के सारे अणुओं को मिलकर जो पिंड बने हैं, तो उतनी ही संख्या में उसके विपरीत पिंड भी होने चाहिए, यानी कि उतनी ही मात्रा में एंटी मैटर, यानी कि उतना ही बड़ा एंटी यूनिवर्स भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं, तो फिर यहां पर सिमिट्री के नियम का आधा अधूरा पालन कैसे हुआ? यहां पर सर्जनहार ने क्वालिटी तो बनाई, लेकिन क्वांटिटी क्यों नहीं बनाई? हमारे ब्रह्मांड में जितने आम मैटर है उतनी ही मात्रा में एंटी मैटर कैसे नहीं है? और अगर मान लो कि बिग बैंग के समय ही 50-50 मात्रा में मैटर और एंटी मैटर का सर्जन हुआ था, तो सारा एंटी मैटर गया कहां आखिर? तो दोस्तों, इस पर वैज्ञानिकों की दो थियरी है, जिसमें एक थियरी कहती है कि मैटर और एंटी मैटर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए जिस बिग बैंग के पॉइंट से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, उसकी एक तरफ हमारा आम ब्रह्मांड विकसित हुआ जिसमें हम हैं, और उसकी दूसरी तरफ यानी कि सिक्के की दूसरी तरफ एंटी मैटर यानी कि हमारे ही ब्रह्मांड का प्रतिरूप ब्रह्मांड विकसित हुआ। और सिक्के की दोनों साइड इस दोनों ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। दोस्तों, ये एक संभावना है जो अभी तक साबित नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, सिमिट्री के समप्रमाण में एंटी मैटर की थियरी को साबित करने वाली दूसरी थियरी इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये थियरी कहती है कि आज से करीब 13.8 बिलियन ईयर पहले जब बिग बैंग से ब्रह्मांड का जन्म हुआ, तब बिग बैंग से निकले जो फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, वो इक्वली एंटी मैटर और मैटर दोनों में विभाजित हुए। सर्जनहार का आशय तो दोनों ही अणुओं का सर्जन इक्वलेंट ही करने का था, लेकिन बिग बैंग के बाद एक के पीछे पूरे 32 जीरो लगाए उतना टेम्परेचर था, और इतने खतरनाक टेम्परेचर ने बस थोड़ा सा खेल बिगाड़ दिया। अब यहां पर दोस्तों आपको थोड़ा आगे पता चलेगा कि ये खेल बिगड़ गया या कुदरत ने ये खेल जानबूझकर बिगाड़ा। तो दोस्तों, हुआ यूं कि बिग बैंग के बाद दोनों ही मैटर और एंटी मैटर सिमिट्री के चलते इक्वलेंट ही रचे गए। लेकिन इतने अपार टेम्परेचर के बीच जैसे ही दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए और ज्यादा बड़े विस्फोट होने लगे, क्योंकि मैंने आगे ही कहा ना, जैसे ही मैटर और एंटी मैटर संपर्क में आएंगे वैसे ही दोनों ही अपने आप को खत्म करके ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएंगे। अब इसके बाद यहां पर हुआ यूं कि आम मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे के संपर्क में आया और एक जबरदस्त संघर्ष हुआ। इस संघर्ष को बहुत ही छोटे स्केल पर समझे तो फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ आम परमाणु यानी कि मैटर के परमाणु के सामने 10 करोड़ एंटी मैटर के परमाणु भी लड़े, और इस संघर्ष में 10 करोड़ एंटी मैटर के एंटी परमाणुओं तो खत्म हो गए, लेकिन उसके सामने आम मैटर के 9,99,99,999 परमाणु ही खत्म हुए। हर एक 10 करोड़ में एक परमाणु ऐसा था जो खत्म नहीं हो पा रहा था, यानी कि आम मैटर के हर 10 करोड़ परमाणुओं में से एक पार्टिकल बच जाता था। और ऐसे इन हर एक 10 करोड़ में से ये जो एक करके पार्टिकल बचे, वो बचे कुछ पार्टिकल इतने ज्यादा थे जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड का सर्जन किया। क्योंकि धीरे धीरे ब्रह्मांड का टेम्परेचर जब ठंडा हुआ, तब इन्हीं पार्टिकल्स में से हाइड्रोजन बने, फिर हीलियम बने, फिर तारे बने, और फिर ग्रह, निहारिकाएं और आकाशगंगाएं बनने लगी। और ऐसे इस थियरी का मानना है कि हमारा आज का जो विराट ब्रह्मांड है वो शुरुआती ब्रह्मांड का बचा कुचा बस अवशेष ही है। असल में इस ब्रह्मांड से कई गुना ज्यादा इसका कच्चा माल तो ऑलरेडी बाष्पीभवन हो चुका है, जिसमें आम मैटर के साथ बड़ी संख्या में एंटी मैटर भी खत्म हो गया होगा। और ऐसे दोस्तों, कुदरत ने जानबूझकर ये खेल खेला हो ऐसा लगता है, ताकि इस सृष्टि का निर्माण हो सके। हालांकि दोस्तों, ये जो मैंने दोनों थियरी आपको कही वो एक परिकल्पना है और सर्वमान्य थियरी हो सकती है, लेकिन एक साबिती नहीं है, एक लॉ नहीं है।
हालांकि दोस्तों इस दूसरी थियरी पर कई वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि कुदरत एक ही मैटर के ब्रह्मांड का सर्जन नहीं कर सकती। और अगर ऐसा हुआ है तो यहाँ पर सिमिट्री का लॉ टूटा है, सिमिट्री टूटी है। इसलिए कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इस ब्रह्मांड का प्रतिरूप कोई दूसरा ब्रह्मांड कहीं और अस्तित्व में होगा। और अगर ऐसा है तभी सिमिट्री का लॉ बरकरार है, ऐसा माना जा सकता है। और सच तो यही है कि कुदरत पक्षपात नहीं करती है। हालांकि दोस्तों इन दोनों थियरी में से आपको कौन सी ज्यादा सही लगती है, इस पर हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि फ्रेंड्स आपके विचार मैं भी जान पाऊं। और अगर आप नए हैं तो हेल्दी नॉलेज के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।